दोस्तों ये है बांग्लादेश, हमारी दुनिया का एक छोटा और नया मुस्लिम देश। मगर इस बहुत ही छोटे से देश ने पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। हर तरफ मीडिया में इसी देश के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के विजुअल्स इस बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं वो लोगों के दिलों को दहला देने वाले हैं। वो इतने ज्यादा खौफनाक हैं कि जिनको ना तो आप देख सकते हैं और ना ही यूट्यूब दिखाने दे सकता है। आसान भाषा में बस इतना समझ लीजिए कि पिछले चंद दिनों के अंदर ही वहां पर 115 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायल लोगों का आंकड़ा भी सैकड़ों से अब हजारों के करीब बताया जा रहा है। और इनमें भी न जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे होंगे। बांग्लादेश की सड़कें कि जो अभी कुछ दिन पहले ही वहां के आम लोगों से, या स्पेशली मैं कहूं तो वहां के स्टूडेंट से फुल नजर आ रही थी। और जहां से ही ये सारा पूरा मैटर शुरू हुआ था, अब वहां पर पुलिस, आर्मी और इवन अब तो आर्मी के टैंक्स भी नजर आने लगे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और वहां की आर्मी, वहां की पुलिस और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का मुकाबला उनके अपने लोगों से नहीं बल्कि किसी गैर और खतरनाक दुश्मन के साथ है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से, और उस चीज का नाम है कोटा सिस्टम। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये कोटा सिस्टम है क्या? आखिर इसमें ऐसी भी क्या खास या खतरनाक बात है कि जिसकी वजह से जहां एक तरफ बांग्लादेश के आम लोग हर चीज को भूल चुके हैं, हॉस्पिटल्स, जेल या फिर मौत या फिर जख्म, किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां की गवर्नमेंट, वहां की प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना भी अपनी सारी हदें पार कर रही हैं और हर तरह से इन आम लोगों को, इनकी मांग को कुचलना चाहती हैं। तो दोस्तों ये जो कोटा सिस्टम है, ये आसान भाषा में बस आप इतना समझिए कि ये वही है कि जिसको हम लोग इंडिया में रिजर्वेशन या फिर आरक्षण कहते हैं। बस बांग्लादेश में इसको आमतौर पर कोटा सिस्टम कहा जाता है। बांग्लादेश के अंदर ये सरकारी नौकरियों में लगभग 56 यानी कि 56% के करीब पाया जाता है, जिसमें से 30% के करीब तो जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज हैं उनको दिया जाता है। 10% के करीब विमेन यानी कि औरतों को दिया जाता है ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। बाकी का 10% उन कुछ खास गिने चुने इलाकों के लिए है कि जो बाकी बांग्लादेश से काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं। आखिर के बचे हुए 6% में से 5% तो इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए है, जबकि 1% डिसेबल लोगों के लिए, मतलब जो भी किसी तरीके से अपाहिज वगैरह हैं। अब इस पूरे कोटा सिस्टम का, इस पूरे रिजर्वेशन का मतलब ये निकलता है कि अगर सरकार की तरफ से 100 सरकारी नौकरियां आती हैं तो सबसे पहले उन 100 सरकारी नौकरियों में से 30 तो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को दे दी जाएंगी, 10 औरतों को दे दी जाएंगी, 10 सबसे ज्यादा पिछड़े हुए इलाके के लोगों को दे दी जाएंगी, बाकी की 6% भी इसी तरीके से बांट दी जाएंगी। तो सिर्फ बचेंगी 44 सीट्स और उन्हीं पर ही बाकी पूरे बांग्लादेश को लड़ना होगा, मतलब मुकाबला करके अपनी जगह बनानी होगी। और ये सब कुछ ऐसी कंडीशन में होगा या फिर ऑलरेडी हो रहा है कि जब बांग्लादेश के अंदर सरकारी नौकरियों की पहले से ही हद से ज्यादा कमी है। दोस्तों अब इस कोटा सिस्टम को थोड़ी और बारीकी से समझने के लिए और आखिर कौन किस तरफ खड़ा है, किसको इससे फायदा है, किसको इससे नुकसान है, ये सब कुछ जानने के लिए हमको इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। बात है सन 1971 की कि जब इंडिया की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने में कामयाब हुआ। इस देश के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे वही शेख मुजीबुर रहमान के, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में एक बड़ा किरदार अदा किया था। देश बनते ही इस कोटा सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, जिसमें 30% की एक बड़ी हिस्सेदारी तो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज के लिए रखी गई, यानी वो लोग कि जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने के लिए, बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिलहाल ये कोटा सिस्टम तब से लेकर आगे तक लगातार ऐसे ही चलता रहा। जब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे बड़े हुए तो उनको भी इसका भरपूर फायदा ही मिला। मगर फिर सन 2018 में वहां की आम पब्लिक ने और स्पेशली बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने एक बड़ी मुहिम शुरू की और प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के हुए और सीधी मांग यही थी कि इस पूरे कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल के थे कि गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और इस पूरे ही कोटा सिस्टम को ख़त्म करना पड़ा। यानी न सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज वाले 30% को, बल्कि उसके साथ में जो बाकी का बचा हुआ 26% है उसको भी ख़त्म कर दिया गया।
لیکن اسی وقت فریڈم فائٹرز کی فیملیز کے ہی کچھ لوگ یا پھر باقی بھی کچھ لوگ کہ جو اس کوٹا سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کورٹ پہنچ چکے تھے۔ کورٹ میں لمبے وقت تک سنوائی چلی اور ابھی کچھ وقت پہلے ہی کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ ہاں بھائی کوٹا سسٹم تو باقی رہنا چاہیے۔ بس اسی نے پورے بنگلہ دیش میں چنگاری لگا دی۔ بالکل اسی طرح سے ہی پروٹیسٹ شروع کیے گئے کہ جس طرح سے سن 2018 میں ہوئے تھے۔ شاید یہ پروٹیسٹ اتنے بڑے لیول کے نہیں ہوتے اور اتنی خطرناک شکل اختیار نہیں کرتے اگر وہاں کی پردھان منتری شیخ حسینہ سے ایک بڑی غلطی نہیں ہوتی۔ دراصل پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں کا کورٹ سے یا پھر گورنمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ آپ 56% میں سے 26% کو باقی رکھیے، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر اس 30% کو ختم کر دیجئے کہ جو فریڈم فائٹرز کی فیملیز کو دیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے فریڈم فائٹر کو دیا جا رہا تھا وہ اچھی بات تھی، اولادوں کو بھی دیا گیا تب بھی ٹھیک ٹھاک تھا، مگر آخر اب کیا تک بنتا ہے کہ ان کی بھی اولادوں کو اور اس کے بعد ان کی بھی اولادوں کو اس طرح سے دیا جاتا رہے، باوجود اس کے کہ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کی پہلے سے ہی اتنی کمی ہے۔ اس پر پردھان منتری شیخ حسینہ نے پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں کو ایک طرح سے دھمکاتے ہوئے یہ پبلکلی کہا کہ اگر ریزرویشن فریڈم فائٹرز کی فیملی کو نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا۔ دراصل دوستو، رضاکار ورڈ کو بنگلہ دیش میں ایک غدار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ 1971 میں ان لوگوں کی آزادی کی لڑائی میں جو ایک بڑا گروہ پاکستان کی طرف سے لڑ رہا تھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ نہ ہو، اسی گروپ کا نام رضاکار تھا۔ تو اسی لیے جیسے ہی وہاں کے اسٹوڈنٹس نے یہ دیکھا کہ ہماری خود کی پردھان منتری ہی ہم کو رضاکار یعنی کہ غدار کہہ رہی ہیں، تو وہ لوگ بری طرح سے بھڑک اٹھے اور انہوں نے باقاعدہ یہ سلوگن دیا کہ اگر حق کہنا اور حق مانگنا ہی غدار ہونا ہے تو ہم غدار ہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس طرح کے حالات بننا شروع ہوئے کہ جن کی تصویریں لگاتار ہم لوگوں کے موبائل فون کے اندر آ رہی ہیں۔ شیخ حسینہ نے ان تمام لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے پولیس کو تو اتارا ہی، سڑکوں وغیرہ پر کرفیو لگوا دیا گیا، مگر حالات اس وقت اور بھی زیادہ بھیانک اور خطرناک ہو گئے کہ جب بنگلہ دیش چھاتر لیگ کے اسٹوڈنٹس نے اترنا شروع کر دیا۔ دراصل شیخ حسینہ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یعنی عوامی لیگ، اسی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے کہ جس کو بنگلہ دیش چھاتر لیگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ نے ان تمام پردرشن کرنے والے اسٹوڈنٹس کو، عام لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس ریزرویشن کے فیور میں اپنے اس اسٹوڈنٹ ونگ کو اتار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنگے جیسے حالات بن گئے، ان لوگوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بلکہ قتل تک کر ڈالا۔ تھانوں وغیرہ میں آگ لگا دی گئی، بہت ساری پبلک اور سرکاری پراپرٹیز جل کر خاک ہو گئیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کئی الگ الگ طرح کے کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے فلی شٹ ڈاؤن ہونے کی بھی خبریں آئیں۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ آخر شیخ حسینہ کو اس کوٹا سسٹم میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں ہے؟ آخر فریڈم فائٹرز کی فیملیز کو ملنے والے اس 30% ریزرویشن سے شیخ حسینہ کو ایسا کیا فائدہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی پوری راجنیتی کو اور اپنی پوری گلوبل امیج کو بھی داؤں پر لگا رہی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے سب سے زیادہ بدنامی تو شیخ حسینہ کی ہی ہو رہی ہے، جن کے اوپر پہلے سے ہی لگاتار یہ سوال اٹھتے ہی آئے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے الیکشن میں جیت کر نہیں آتی ہیں، بلکہ وہ تو اب ایک ڈکٹیٹر کی طرح ٹریٹ کرنے لگی ہیں۔ تو دوستو، اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ یہ جو فریڈم فائٹرز فیملیز والا 30% کا ریزرویشن ہے، اس کا زیادہ تر فائدہ، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سارا فائدہ ہی شیخ حسینہ کی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کو ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے، اس کا جواب ہم لوگوں کو اتہاس میں ملے گا۔ دراصل سن 1971 میں انڈیا کی مدد سے جو شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی کو پاکستان کے خلاف لیڈ کر رہے تھے، وہ شیخ مجیب الرحمان انہی شیخ حسینہ کے فادر تھے، اور عوامی لیگ نام کی وہ پارٹی بھی شیخ مجیب الرحمان نے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بنائی تھی کہ جس کی آج شیخ حسینہ مکھیا ہیں اور جس پارٹی سے ہی وہ آج بنگلہ دیش کی پردھان منتری بنی ہوئی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی اس دور میں فریڈم فائٹرز تھے یعنی پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، وہ یا تو خود اس پارٹی کا حصہ تھے یا اس پارٹی کی آئیڈیولوجی کو مانتے تھے یا اس کے سپورٹر تھے یا کم سے کم شیخ مجیب الرحمان کے دوست وغیرہ ہی تھے۔ لیکن دوستو، پھر ہوا یہ تھا کہ اس نئے اور آزاد بنگلہ دیش کے اتہاس کے سب سے بڑے ہیرو یعنی شیخ مجیب الرحمان اس دیش کی گدی پر صرف 4 سال ہی بیٹھ سکے تھے، کیونکہ 1975 میں پھر وہاں کی آرمی نے ان کا تختہ پلٹ کر دیا تھا۔ نہ صرف تختہ پلٹ ہوا بلکہ ظلم کی ساری حدیں بھی پار کر دی گئی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی پوری ہی فیملی کو قتل کر دیا گیا۔
हर इंसान को, अब वो चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, इवन बच्चा भी हो, इनकी फैमिली में उस दौर में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच सका था, जिनका नाम था शेख हसीना। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी और उस दौर में जर्मनी के अंदर थी। उसके बाद लंबे वक्त तक बांग्लादेश पर मिलिट्री का ही राज रहा और जब तक मिलिट्री का राज रहा तब तक शेख हसीना जर्मनी से तो वापस आ गईं, लेकिन बांग्लादेश नहीं जा सकी। इंडिया ने उनको पनाह दी और इंडिया में ही उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त गुजारा, इसीलिए उनको आज भी इंडिया की बेटी भी कहा जाता है। फाइनली बड़ी जोर जबरदस्ती के बाद 1990 के दौर में बांग्लादेश में फिर से चुनाव कराने का फैसला किया गया, मगर अब तक वहाँ की राजनीतिक हालत काफी हद तक बदल चुकी थी। वहाँ की राजनीति में अब दो बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ चुकी थी, जिनमें से पहली तो थी अवामी लीग कि जिसकी किसी दौर में शेख मुजीबुर रहमान ने बुनियाद रखी थी और अब इसकी मुखिया उनकी बेटी यानी कि शेख हसीना थी। जबकि जो दूसरी पार्टी थी उसका नाम था BNP, मतलब कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इस पार्टी की बुनियाद 1975 में उसी जनरल ज़ियाउर रहमान ने रखी थी कि जिसने उस दौर में शेख मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट करके उनको उनकी पूरी फैमिली के साथ कत्ल किया था। मगर अब क्योंकि जनरल ज़ियाउर रहमान की भी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी तो उनकी इस पार्टी यानी BNP की कमान भी एक लेडी के ही हाथ में थी कि जो उनकी विधवा हैं और जिनका नाम है खालिदा जिया। हुआ ये कि 1990 के बाद में होने वाले इस चुनाव में बाजी मारी खालिदा जिया ने और वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 1996 तक रही मगर फिर गद्दी से हटना पड़ा और इस चुनाव में बाजी मारी शेख हसीना ने। ये 2001 तक रही और उसके बाद इनकी हार हो गई और एक बार फिर से गद्दी पर एंट्री हुई खालिदा जिया की और इन्होंने एक बार फिर से 2006 तक बांग्लादेश की कमान को संभाला। फिलहाल मौजूदा वक्त में शेख हसीना ही बांग्लादेश की गद्दी पर बैठी हुई हैं और ये पिछले 15 साल से लगातार बैठी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने 2009 में इलेक्शन जीता, 2014 में, 2019 में और फिर 2024 में भी जीता। दूसरी तरफ जो खालिदा जिया हैं वो इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं। इवन उनकी पार्टी ने या बाकी विपक्षी पार्टी ने तो 2024 के इलेक्शन का बाइकॉट ही कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक ये इलेक्शन तो सिर्फ ड्रामा है, वरना धांधली के जरिए से आखिर में जीतना शेख हसीना को ही था। दोस्तों, आखिर में मैंने आप लोगों को ये जो बांग्लादेश की राजनीति का पूरा इतिहास बताया, ये समझाने के लिए बताया था ताकि आपको ये भी बता सकूं कि जब जब इतिहास में शेख हसीना या उनकी पार्टी बांग्लादेश के अंदर पावर में आती है तब तब ये रिजर्वेशन वापस आ जाता है और जैसे ही खालिदा जिया की पार्टी या कोई और बंदा वहाँ की गद्दी पर बैठता है तो ये रिजर्वेशन गायब हो जाता है। यानी ये पूरा कोटा सिस्टम, ये रिजर्वेशन वहाँ के आम लोगों से कम बल्कि शेख हसीना की पार्टी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे फायदा तो शेख हसीना की पार्टी को ही मिलता है, इसीलिए वो हमेशा इसको वापस लाती हैं और इस वक्त भी जब इस पर खतरा मंडरा रहा है तो सारी हदें पार कर रही हैं, लेकिन इसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हैं। आखिर में जाते जाते ये भी बताता चलूं कि जब बांग्लादेश के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, दुनिया भर में चर्चाएं होने लगी, इतनी ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई, हर तरफ खून ही खून नजर आने लगा, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नया फैसला भी सुना दिया है, जिसके मुताबिक उसने इस रिजर्वेशन को ख़त्म तो नहीं किया है लेकिन बिल्कुल न होने के बराबर कर दिया है। जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को 30% के करीब मिलता था उसको 5% कर दिया है और बाकी कैटेगरीज में भी जो रिजर्वेशन है उसको बिल्कुल न होने के ही बराबर कर दिया है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने और बाकी आम लोगों ने या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने और बाकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस प्रोटेस्ट को कम्प्लीटली खत्म करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना यही है कि कोर्ट ने तो पहले भी फैसला सुनाया था, लेकिन गवर्नमेंट वाकई इस पर अमल करेगी इसकी गारंटी कौन लेगा, क्योंकि मुमकिन है कि गवर्नमेंट फिर से अपनी मनमानी करने लगे। इसीलिए गवर्नमेंट को फौरन कानून की शक्ल में इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों की मांग ये भी है कि जो कुछ भी हुआ उस मामले में भी इंसाफ दिया जाए, यानी जिन लोगों की इस प्रोटेस्ट में डेथ हुई है, मौतें हुई हैं, उन सबको नौकरियां वगैरह दी जाएं या किसी और तरीके से उनकी भरपाई की जाए। जो लोग घायल हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर इलाज दिया जाए। जो लोग जेल में बंद हुए हैं सिर्फ इस प्रदर्शन करने की वजह से उनको आजाद किया जाए। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होता है। कुछ अहम होगा तो आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो जरूर लाई जाएगी। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।